यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। सुधाकर की आंखों में उत्तेजना की एक हल्की सी चमक उठी जब उन्होंने आरव के चारों ओर से पूरी तरह से न हटी हुई प्रभावशाली आभा को देखा। वह तुरंत मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोले, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैं और वे सभी बूढ़े यही सोच रहे थे कि जब तुम केवल मृत्युलोक स्तर पर हो तो तुम्हारी गूढ़ ऊर्जा इतनी शुद्ध कैसे हो सकती है, क्योंकि स्वर्णिम तत्व वाली गूढ़ ऊर्जा भी इतनी शुद्ध नहीं हो सकती। अब मैं आखिरकार समझ गया। तो यह पता चला कि तुमने उस किंवदंती वाली तलवार के इंटेंट को समझ लिया है। आरव अवाक रह गया। उसने करिश्मा को देखा, फिर बूढ़े व्यक्ति को देखा और फिर उसे कुछ समझ आया। जब करिश्मा ने देखा कि आरव उन्हें घूर रहा है तो वह दौड़कर आरव के पास आई और उसे एक लात मारी, फिर बोली, मूर्ख, जल्दी जाओ और अपने गुरु को प्रणाम करो। यह सच में मेरे गुरु हैं। आरव सदमे से बाहर आया और फिर जल्दी से बूढ़े आदमी के पास गया और एक शिष्य के गुरु को प्रणाम करने के तरीके से झुका। उसके बाद उसने सम्मानपूर्वक कहा, आरव गुरु को प्रणाम करता है। अगर बूढ़े व्यक्ति ने उसकी क्षमता की सराहना नहीं की होती तो आरव स्वाभाविक रूप से वहां नहीं जाता जहां उसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि जिस तरह से बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा था उससे आरव समझ गया कि वह शायद उससे संतुष्ट थे। इसके अलावा यह बूढ़ा व्यक्ति उसकी छोटी बहन को बचा सकता था, इसलिए आरव, जो पहले से ही एक कोने में धकेला जा चुका था, स्वाभाविक रूप से तुरंत इस बूढ़े व्यक्ति से शरण लेने के लिए आगे बढ़ा। जब उन्होंने आरव को शिष्य के रूप में प्रणाम करते देखा तो सुधाकर की मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब गुरु और शिष्य के रूप में उनका रिश्ता सचमुच में स्थापित हो गया था। साथ ही उन्हें खुशी महसूस हुई कि उस दिन आरव ने उदयपुर नगर छोड़ दिया था और इस वजह से वे बूढ़े लोग उसे ढूंढ नहीं पाए थे। वरना तंत्र और तलवार कला दोनों में यह राक्षसी प्रतिभा वाला शिष्य किसी और का हो गया होता। इसी बीच करिश्मा मुस्कुराई और बोली, दादा, यह शिष्य जो करिश्मा आपके लिए लाई है बुरा नहीं है ना? इस समय करिश्मा उस बच्चे की तरह थी जिसने कुछ महत्वपूर्ण किया हो और अपने बड़ों से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो। सुधाकर ने करिश्मा के छोटे सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस बार तुमने आखिरकार कुछ सही किया है। दादा जानते हैं कि तुम क्या चाहती हो। चिंता मत करो, दादा तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, सुधाकर ने आरव को उठाया और कहा, चलो हम तंत्र शिखर पर वापस चलते हैं। आरव कुछ देर हिचकिचाया और फिर उसने कहा, गुरु, पुष्प महल। भले ही सुधाकर ने उसे अपना शिष्य मान लिया था, फिर भी आरव थोड़ा चिंतित था। आखिर पुष्प महल की ताकत तलवार संप्रदाय से कम नहीं थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह बूढ़ा आदमी जो अभी अभी उसका गुरु बना था वास्तव में पुष्प महल को नाराज करने को तैयार होगा। सुधाकर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर आरव ने राहत की सांस ली। अब कोई बात नहीं, त्रिशा और मैं अब सुरक्षित हैं। इसलिए वह तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञाकारी ढंग से सुधाकर के पीछे चल पड़ा। ठीक उसी समय जब आरव और उसके तीनों लोग हॉल से बाहर निकलने वाले थे, जयराज आखिरकार अपने सदमे से उबर गए। उनका शरीर चमका और वह उनके सामने प्रकट होने के लिए कई परछाइयां छोड़ गए। जयराज ने सुधाकर को अपनी हथेलियों को जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बुजुर्ग सुधाकर, आरव हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य है। सुधाकर ने जयराज को देखा और ताना मारा, क्या ऐसा है? मैंने तो सोचा कि आरव भूत संप्रदाय का शिष्य है, वरना तुम जयराज उसे मौत के मुंह में क्यों भेजते? जयराज थोड़ा शर्मिंदा था। अगर कोई और उसे इस तरह ताना मारता
तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अपनी तलवार से जवाब देता। हालांकि वह अपने सामने खड़े इस बूढ़े आदमी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। उसका तो क्या, यहाँ तक कि संप्रदाय का मुखिया भी इस बूढ़े आदमी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी वही था जिसे उनके मार्शल अंकल जुई ने तलवार संप्रदाय में आमंत्रित किया था। तो वह तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बुजुर्ग सुधाकर, आप मजाक कर रहे होंगे। तलवार संप्रदाय अपने संप्रदाय के किसी भी शिष्य को मौत के मुंह में बिल्कुल नहीं भेजता। वह पहले बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। वह बस एक गलतफहमी थी। सुधाकर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जयराज, मुझे यह मत बताओ। मैंने अपने शिष्य के बारे में सोचा था और मैंने मूल रूप से 2 और वर्षों के लिए तलवार संप्रदाय में रहने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का इरादा किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जयराज के वृद्ध चेहरे पर मुस्कान और भी कड़वी हो गई। दूसरों को इसका पता नहीं हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि उनके सामने खड़े इस बूढ़े व्यक्ति के तलवार संप्रदाय में आने का एकमात्र कारण यह था कि वह उनके मार्शल अंकल जुई के ऋणी थे। वरना तलवार संप्रदाय सुधाकर जैसे किसी तंत्र मास्टर को तलवार संप्रदाय में रहने के लिए आमंत्रित करने में असमर्थ था। हालांकि इस समय उनके पास इस पर ध्यान देने का कोई समय नहीं था, न ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि आरव सुधाकर का शिष्य कैसे बन गया था। इस समय उनका पूरा सिर एक ही विचार से भरा हुआ था, और वह यह था कि वह उस युवा व्यक्ति को तलवार संप्रदाय से नहीं जाने दे सकते थे जिसने तलवार के इंटेंट को समझ लिया था। जब उन्होंने आरव को देखा तो जयराज की आंखों में अफसोस और एक जटिल भाव चमक उठा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस युवा व्यक्ति ने वास्तव में तलवार के इंटेंट को समझ लिया था। तलवार इंटेंट। तलवार संप्रदाय में सैकड़ों सालों से किसी ने भी तलवार के इंटेंट को नहीं समझा है। अगर उन्हें पता होता कि इस युवा व्यक्ति ने तलवार के इंटेंट को समझ लिया है, तो पुष्प महल को तो क्या, वह आदित्य विद्यालय को नाराज करने में भी संकोच नहीं करते। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि तलवार के इंटेंट को समझने वाला एक युवा प्रतिभाशाली क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है कि तलवार संप्रदाय भविष्य में निश्चित रूप से उठेगा। यह दर्शाता है कि तलवार संप्रदाय के पास अब से 100 साल बाद मार्शल अंकल जुई से भी अधिक शक्तिशाली एक अद्वितीय विशेषज्ञ का संरक्षण होगा। दुर्भाग्य से उनके अभी के फैसले ने निश्चित रूप से इस युवा व्यक्ति के मन में तलवार संप्रदाय के प्रति एक बुरा प्रभाव डाला था। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा तो जयराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, आरव, मैं अपने अभी के कामों के लिए माफी चाहता हूँ। जब तक तुम तलवार संप्रदाय में रहने को तैयार हो तो मेरा तलवार संप्रदाय पुष्प महल से निपटने में तुम्हारी मदद करेगा। इसके अलावा मेरा तलवार संप्रदाय भविष्य में तुम पर ध्यान केंद्रित करेगा। तुम्हारा क्या विचार है? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसी बीच तेजस आरव के सामने खड़े होने के लिए चला गया और उसने कहा, बच्चे, मैं भी अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ तक कि अन्य 3 अधेड़ पुरुष भी, जो शुरुआत से ही चुप रहे थे, अभी जो हुआ था उसके लिए माफी मांगी। अगर आरव सिर्फ एक साधारण प्रतिभाशाली होता या यहाँ तक कि अगर वह अब पहले दिव्य स्तर पर होता तो वे माफी नहीं मांगते, क्योंकि उनका अपना अभिमान था। हालांकि आरव ने तलवार के इंटेंट को समझ लिया था और उनके पास इसके आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुधाकर चुप हो गए। वह जानते थे कि तलवार के इंटेंट का तलवार संप्रदाय के लिए क्या मतलब है, और अगर उन्होंने आरव को तलवार संप्रदाय में रहने से रोका तो वह तलवार संप्रदाय को पूरी तरह से नाराज कर देंगे।
वह तलवार संप्रदाय को नाराज करने से नहीं डरते थे, लेकिन जब तक तलवार संप्रदाय में बूढ़े आदमी जुई थे तब तक उन्हें तलवार संप्रदाय को सम्मान देना ही पड़ता था। इसलिए अंतिम निर्णय आरव के हाथों में था। आरव ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और उसे इस पर बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत बेपरवाही से कहा, धन्यवाद शस्त्राधिकार बुजुर्ग और अग्रज, आपके अच्छे इरादों के लिए। लेकिन मुझे ईमानदारी से कहने दो, मैं ऐसे संप्रदाय में रहने की हिम्मत नहीं करता जो अपने शिष्यों के भाग्य की परवाह नहीं करता। मैं अगली बार फिर से मौत के मुंह में नहीं भेजा जाना चाहता। यह तो छोड़ ही दो कि शस्त्राधिकार बुजुर्ग पहले ही कह चुके हैं कि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आरव ने सुधाकर को देखा और कहा, गुरु चलिए चलते हैं। हाँ, उसे इस मामले पर बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसके सामने के इन लोगों ने उसके प्रति अपना रवैया क्यों बदल दिया था, और वह कुछ और नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने उस तलवार के इंटेंट को समझ लिया था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। हाँ, ये लोग उसके तलवार इंटेंट को बहुत सम्मान देते थे, और अगर उसके पास तलवार इंटेंट नहीं होता तो वह उनके लिए एक चींटी से भी ज्यादा बेकार होता। वह समझ गया कि इन लोगों ने तलवार संप्रदाय के लिए उसे छोड़ दिया था, लेकिन समझने का मतलब स्वीकार करना नहीं था। वह आरव इतनी हद तक मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने सीधे मना करने से पहले इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। जब सुधाकर ने आरव की बात सुनी तो उनकी आंखों में प्रशंसा की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। अगर आरव उनके कुछ शब्दों और वादों के कारण अपना मन बदल लेता तो आरव के बारे में सुधाकर का मूल्यांकन निश्चित रूप से कम हो जाता, क्योंकि इससे उन्हें महसूस होता कि आरव में सचमुच रीढ़ की कमी है। सौभाग्य से आरव ने अपना मन नहीं बदला। जयराज अभी भी कुछ कहना चाहता था, फिर भी सुधाकर ने उसे मौका नहीं दिया और सुधाकर ने आरव को अपने साथ लिया और सीधे हॉल से बाहर चले गए। जब उन्होंने हॉल के प्रवेश द्वार से आरव की आकृति को गायब होते देखा तो तेजस ने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, हमारे तलवार संप्रदाय में आखिरकार तलवार इंटेंट को समझने वाला एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाशाली दिखाई दिया है। हम उसे तलवार संप्रदाय छोड़ने नहीं दे सकते। जयराज ने सिर हिलाया और उन्होंने कड़वेपन से कहा, उसके मन में हमारे तलवार संप्रदाय के प्रति जरा सा भी अनुकूल प्रभाव नहीं है। अगर उसके पास बुजुर्ग सुधाकर नहीं होते तो शायद वह पुष्प महल के कारण तलवार संप्रदाय में रहने के लिए सहमत हो जाता। हालांकि अब उसके पास बुजुर्ग सुधाकर हैं, इसलिए हमारा तलवार संप्रदाय उसके लिए अब आवश्यक नहीं है। आरव बुजुर्ग सुधाकर का शिष्य कब बना? इस बीच एक अधेड़ पुरुष ने भ्रमित स्वर में कहा। वह एक तंत्र मास्टर है। ठीक इसी समय शैलाधर हॉल में चली आईं और उन्होंने जयराज को देखा, फिर बोली, मार्शल अंकल जयराज, शैलाधर बहुत निराश है। शैलाधर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप आरव को सौंपने के लिए शैलाधर को भी भेज देंगे। नहीं, शैलाधर ने कल्पना की थी कि मार्शल अंकल जयराज वास्तव में आरव को सौंपने का इरादा रखेंगे। मेरे तलवार संप्रदाय की ताकत अतीत की तुलना में वास्तव में बहुत हीन है, लेकिन क्या इसे पुष्प महल से डरने की जरूरत है? उन पुष्प महल के सदस्यों को दूर ले जाने के बाद वह जल्दी से यहाँ आ गई थी, लेकिन वह फिर भी थोड़ी देर हो गई थी और जब वह आरव से हॉल के बाहर मिली तो उसे पता चला कि आरव तलवार संप्रदाय छोड़ चुका था। उसने मूल रूप से स्थिति को बचाने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने आरव को यह कहते हुए सुना कि शस्त्राधिकार बुजुर्ग ने उसे तलवार संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और त्रिशा और उसे पुष्प महल को सौंपने का इरादा किया, तो उसने उसे मनाने का फैसला बदल दिया। भले ही वह आरव के बहुत करीब नहीं थी, लेकिन उसे आरव के स्वभाव की थोड़ी समझ थी।
शायद अगर तलवार संप्रदाय ने उसे सौंपने का इरादा किया होता तो वह तलवार संप्रदाय के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी महसूस नहीं करता, लेकिन तलवार संप्रदाय ने उसकी छोटी बहन को भी सौंपने का इरादा किया और वह उसके विपरीत तराजू को छूने से अलग नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए तलवार संप्रदाय में वापस आना बिल्कुल असंभव था। जयराज को शैलाधर की आलोचना का बुरा नहीं लगा और उन्होंने थोड़ा अवाक होकर पूछा, शैलाधर, तुमने कहा कि आरव एक तंत्र मास्टर है। शैलाधर ने अपनी भावनाओं को शांत किया और कहा, वह सिर्फ एक तंत्र मास्टर नहीं है, उसके पास स्वर्णिम तत्व की गूढ़ ऊर्जा भी है। इसके अलावा वह तलवार सेवक स्तंभ के 22वें स्तर से गुजर चुका था और स्तंभ अंकल ने उसे तलवार सेवक स्तंभ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी थी। दूसरे शब्दों में, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्तंभ अंकल परवाह करते हैं। यह सब कहने के बाद उसने अपने मन में कहा, वह एक राक्षसी प्रतिभा भी है जो डार्कबिस्ट को नियंत्रित कर सकता है। जब उन्होंने यह सुना तो यह सिर्फ जयराज ही नहीं थे जिन्होंने एक कड़वी मुस्कान दिखाई, बल्कि अन्य 4 अधेड़ पुरुषों ने भी ऐसा ही किया। इस समय उनकी नसें अफसोस से हरी हो सकती थीं। एक युवा व्यक्ति जिसने तलवार के इंटेंट को समझ लिया था और एक तंत्र मास्टर था, उसे उनके द्वारा तलवार संप्रदाय से निकाल दिया गया था, तो वे अफसोस क्यों नहीं महसूस करते। जयराज ने कड़वेपन से सिर हिलाया और कहा, शैलाधर, चूंकि वह एक तंत्र मास्टर है और उसने तलवार के इंटेंट को भी समझ लिया है, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने हमें इसके बारे में बताया होता तो हम उसे तलवार संप्रदाय में कड़वी निराशा महसूस नहीं कराते, भले ही हमें पुष्प महल को नाराज करना पड़ता। क्या? शैलाधर के चेहरे पर हैरानी दिखाई दी जब उसने कहा, उसने तलवार के इंटेंट को समझ लिया है। क्या तुम्हें पता नहीं था? जयराज ने आश्चर्य के साथ कहा। शैलाधर ने एक गहरी सांस ली और फिर वह मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक दिन बाद तलवार संप्रदाय की आंतरिक प्रांगण परीक्षा निर्धारित समय पर हुई। हालांकि इसका आरव से अब कोई लेना देना नहीं था। उस दिन नभ प्रांगण से निकलने के बाद आरव त्रिशा को अपने साथ तंत्र शिखर पर ले गया। तंत्र शिखर पर सिर्फ करिश्मा और उसके दादा रहते थे, इसलिए करिश्मा आमतौर पर बहुत ऊब जाती थी। अब जब त्रिशा आ गई थी तो वह बहुत खुश हो गई थी और उसने तुरंत त्रिशा को अपनी छोटी बहन बना लिया। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि जो कोई भी त्रिशा को परेशान करेगा उसे करिश्मा को परेशान करने वाला माना जाएगा। जब आरव ने उन्हें बहनों की तरह मिलते देखा तो वह भी खुश हुआ। हालांकि आरव थोड़ा उदास था क्योंकि उसके इस नए गुरु ने उसे तंत्र शिखर पर लौटते ही ढेर सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने कसम खाई कि जब उसने पुस्तकालय को भरने वाले ग्रंथों को देखा तो वह लगभग वहीं बेहोश हो गया था। फिर भी अपने इस गुरु पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए आरव ने गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया वह उनमें डूबता चला गया। क्योंकि इन ग्रंथों में केवल आत्मतंत्री के अनुभव और तकनीकों का एक बड़ा हिस्सा ही नहीं था, बल्कि कई बेहद मूल्यवान तंत्र गुप्त तकनीकें भी थीं। तंत्र गुप्त तकनीकें ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें डार्कबिस्ट कलाकृतियों पर अंकित किया जा सकता था। शुरुआत में आरव ने सोचा था कि आत्मतंत्री अपनी इच्छा से किसी भी तकनीक को डार्कबिस्ट कलाकृतियों पर अंकित कर सकते हैं। हालांकि चीजें उसकी कल्पना से काफी अलग थीं, क्योंकि किसी कलाकृति पर एक तकनीक को अंकित करना बेहद कठिन था। इसका कारण यह था कि एक आत्मतंत्री को उस तकनीक के शरीर की मेरिडियन से प्रवाहित होने के तरीके को दर्ज करना होता था। शरीर में मेरिडियन कितने थे?
तो तकनीक के मेरिडियन से प्रवाहित होने की विधि को दर्ज करना कितना जटिल होगा, खासकर जब यह गूढ़ स्तर और उससे ऊपर की तकनीकें थीं, तो उनके प्रवाहित होने के रास्ते एक भयावह हद तक बेहद जटिल थे। इसके अलावा भले ही एक आत्मतंत्री यह सब दर्ज करने में सक्षम हो, फिर भी इसे वास्तव में पूरा करने के लिए अनगिनत परीक्षणों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि एक बार भी गलती का एक अंश भी हो जाता था तो यह घातक भी हो सकता था। संक्षेप में, एक तंत्र गुप्त तकनीक बेहद कीमती थी, और यहाँ तक कि एक साधारण पीली स्तर की तंत्र गुप्त तकनीक भी 10 लाख से अधिक स्वर्ण मुद्राओं में बेची जा सकती थी। जब उसे पता चला कि तंत्र गुप्त तकनीकें कितनी कीमती हैं, तो आरव और भी अधिक मेहनती हो गया। इस तरह आरव लगातार 3 दिनों तक सुधाकर शान के निजी पुस्तकालय में रहा। चौथे दिन आरव पुस्तकालय से बाहर निकल गया क्योंकि शैलाधर आ गई थी। तंत्र शिखर तलवार संप्रदाय के 7 मुख्य शिखरों में से एक था, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से छोटा नहीं कहा जा सकता था। इसके अलावा पर्वत की चोटी बादलों और कोहरे से घिरी हुई थी, और वहां अनगिनत अज्ञात नाम के फूल पूरी तरह से खिले हुए थे। यह एक अमर स्वर्ग जैसा था, लेकिन यह बस बहुत उजाड़ था। सौभाग्य से आरव और त्रिशा के आने से इस उजाड़ तंत्र शिखर में बहुत अधिक जान आ गई थी। तंत्र शिखर पर 2 इमारतें थीं। एक तंत्र भवन था, सुधाकर शान का निवास। हालांकि सुधाकर शान मूल रूप से कभी वहां नहीं रहते थे। दूसरी इमारत एक निवास था जो बेहद शानदार तरीके से बनाया गया था। हालांकि वहां केवल करिश्मा अकेली रहती थी। नहीं, अब आरव और त्रिशा भी वहां रहते थे। आरव के कमरे में शैलाधर ने आरव को देखते हुए कहा, क्या यह सचमुच अपूरणीय है? आरव समझ गया कि शैलाधर का क्या मतलब था, और उसने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शैलाधर, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अगर दूसरे मुझे नहीं छोड़ते तो मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने मूल रूप से तलवार संप्रदाय को अपना घर माना, मैंने इसे अपना सम्मान माना। तलवार संप्रदाय का शिष्य होना मेरे लिए सम्मान की बात थी। लेकिन तलवार संप्रदाय ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? उन बुजुर्गों का तलवार संप्रदाय के लिए काम करना गलत नहीं था, लेकिन मैं भविष्य में छोड़ा जाना नहीं चाहता। तो तुम्हें मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। शैलाधर चुप हो गई। वह आरव की भावनाओं को समझती थी, क्योंकि छोड़े जाने के बाद कोई भी खुश महसूस नहीं करेगा। हालांकि वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि आरव तलवार संप्रदाय को ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि तलवार इंटेंट को समझने वाला आरव तलवार संप्रदाय में रहकर ही और भी बेहतर विकास कर पाएगा। आखिरकार तलवार संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जहां हर कोई तलवार की साधना करता था। सही, आरव ने अचानक कहा, करिश्मा ने मुझे बताया कि किसी ने उसे बताया था कि मैं खतरे में हूं, क्या वह तुम थीं? आरव थोड़ा हैरान था कि उस दिन सुधाकर शान और करिश्मा नभ प्रांगण में क्यों आए थे, और उसने घटना के बाद करिश्मा से इस बारे में पूछा था। उसे पता चला कि किसी ने करिश्मा को सूचित किया था और करिश्मा को बताया था कि वह खतरे में है, इसलिए आरव ने सबसे पहले शैलाधर के बारे में सोचा। शैलाधर ने सिर हिलाया और कहा, जब मुझे पता चला कि पुष्प महल के सदस्य तलवार संप्रदाय में आए हैं, तो मुझे पता था कि वे तुम्हारे लिए आए हैं। तो मैंने करिश्मा को सूचित किया ताकि वह तुम्हारी ओर से बोल सके। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने दादा को ले आएगी, और मैंने यह भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि बुजुर्ग जयराज मुझे भेजने के तुरंत बाद एक फैसला कर लेंगे। जब उसने यह सुना तो आरव के दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई, और फिर उसने गंभीरता से कहा, धन्यवाद। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उसने पूछा, सही है, पुष्प महल के सदस्य कहाँ हैं? चूंकि तलवार संप्रदाय ने मुझे नहीं सौंपा, तो वे इस मामले को यही नहीं छोड़ेंगे, है ना?
शैलाधर ने कहा, अगर वे इस मामले को यहीं नहीं छोड़ते तो वे क्या कर सकते हैं? तुम अब बुजुर्ग सुधाकर के शिष्य हो और तुम आत्मतंत्री संघ से संबंधित हो। भले ही वे पुष्प संरक्षक के सदस्य हों, वे बुजुर्ग सुधाकर के साथ परेशानी करने की हिम्मत नहीं करते। बुजुर्ग सुधाकर की एक आत्मतंत्री के रूप में पहचान का उल्लेख न करें, यहाँ तक कि उनकी आत्मोन्नति स्तर पर अपनी ताकत भी ऐसी नहीं है कि वे उनके साथ परेशानी करने के लिए योग्य हों। तो ऐसा है, आरव ने सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार समझ में आया कि जब दूसरे कहते थे कि बड़े पेड़ों के नीचे बहुत बड़ी छाया होती है, तो उसका क्या मतलब था। तुमने तलवार इंटेंट को समझ लिया है, इसलिए तुम तलवार संप्रदाय में रहकर और भी बेहतर विकास कर पाओगे। जहां तक उस दिन जो हुआ, मैं गारंटी देती हूं कि यह भविष्य में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। शैलाधर अभी भी हार मानने के लिए थोड़ी अनिच्छुक थी। आरव पहले से ही सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली था जिसे उसने तलवार इंटेंट को समझने से पहले देखा था, और अब जब उसने तलवार इंटेंट को समझ लिया था तो उसे दक्षिणी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के सभी सदस्यों में भी एक प्रतिभाशाली माना जा सकता था। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि आरव भविष्य में किसी और शक्ति की ओर मुड़े। जब उसने शैलाधर को फिर से तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए समझाने की कोशिश करते हुए सुना, तो आरव को हंसी या रोना नहीं आ रहा था, और उसने कहा, शैलाधर, तलवार संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है। भले ही इसमें मैं आरव न रहूं, यह फिर भी एक बड़ा संप्रदाय है। तुम्हें वास्तव में यह सब करने की जरूरत नहीं है। शैलाधर ने अपने दिल में आह भरी और फिर वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चली गई। कुछ चीजें चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, उन्हें पलटना असंभव था। शैलाधर, आरव ने शैलाधर को रोका। शैलाधर रुक गई और फिर वह मुड़ी और आरव को देखा। आरव शैलाधर के पास गया और कहा, भले ही मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं, मैं फिर भी आरोहण रैंकिंग्स में भाग लूंगा। क्यों? शैलाधर उलझन में थी। आरव ने गंभीरता से कहा, तलवार संप्रदाय ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुमने कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम नहीं होती तो मैं, आरव, उस दिन दक्षिण शांति नगर में पुष्प महल के हाथों मर जाता। मेरी राय में तुम हो और तलवार संप्रदाय है। मैं तुम्हारे लिए आरोहण रैंकिंग्स में भाग ले रहा हूं, न कि तलवार संप्रदाय के लिए। शैलाधर बहुत देर तक चुप रही, इससे पहले कि उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तलवार संप्रदाय में वापस आ जाओ, ठीक है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास अपनी जिद हैं और मेरे पास भी हैं। इसके अलावा तुम्हें तलवार संप्रदाय के लिए खुद को गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर एक संप्रदाय मजबूत होना चाहता है तो यह वास्तव में संप्रदाय के सदस्यों की कड़ी मेहनत के बिना नहीं हो सकता, लेकिन यह बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसे एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत पर निर्भर करके पूरा किया जा सकता है। शैलाधर के नाजुक चेहरे पर एक कड़वा भाव आ गया और उसने कहा, मैं इस सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकती, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी है। तुमने अतीत में कहा था कि तलवार संप्रदाय में मेरा दर्जा कम नहीं है। वास्तव में मेरा दर्जा बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि मैं तलवार संप्रदाय के मुखिया की बेटी हूं। आरव चौंक गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि शैलाधर ज्यादा से ज्यादा एक बुजुर्ग या एक बुजुर्ग की बेटी थी जिसके पास महान अधिकार था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि शैलाधर वास्तव में संप्रदाय मुखिया की बेटी होगी, क्योंकि यह पहचान महाचिन साम्राज्य की राजकुमारी की पहचान से कम नहीं थी। शैलाधर ने आरव की आंखों में देखा और कहा, तुमने कहा था कि जब तुम आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 5 में पहुंच जाओगे तो मुझे तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका देना चाहिए।
लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो यह सिर्फ आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 5 में एक स्थान प्राप्त करके पूरा नहीं किया जा सकता है। तो तुम्हें आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने की जरूरत नहीं है। आरव जोर से हंसा जबकि उसके शरीर से तलवार इंटेंट की एक लकीर निकली। उसने कहा, शैलाधर, क्या तुम मुझे कठिनाइयों के सामने पीछे हटने की कोशिश कर रही हो? तो तुम गलत हो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हारी पहचान से चौंक गया था। लेकिन इसका क्या? क्या मैं आरव तुम्हारी पहचान के कारण डरूंगा या हीन महसूस करूंगा? नहीं। तुम्हारी पहचान मुझे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे ही उसने आरव द्वारा निकाली गई भयंकर और तीखी तलवार इंटेंट को महसूस किया, शैलाधर इससे हिल गई। बहुत देर बाद उसने धीमी आवाज में आह भरी और कहा, मुझे कुछ हद तक समझ में आया कि तुम तलवार इंटेंट को क्यों समझ पाए। आरव ने अपनी मुस्कान रोकी और उसने शैलाधर को देखते हुए गंभीरता से कहा, शैलाधर, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी वर्तमान ताकत कमजोर है और यह तुम्हारे द्वारा निर्धारित मानकों से नीचे है। लेकिन जब तक तुम मुझे समय देने को तैयार हो तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं एक ऐसी ताकत पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा जिसे तुम गंभीरता से लोगी। अतीत में आरव नहीं समझता था कि प्यार क्या है और वह नहीं जानता था कि अतीत में शैलाधर के लिए उसे कैसा महसूस होता था। हालांकि वह अब शैलाधर के प्रति अपनी भावनाओं से बेहद स्पष्ट रूप से वाकिफ था और यह उसे पाने की इच्छा का एक रूप नहीं था। उसे वास्तव में इस महिला के लिए भावनाएं थीं जो उसके सामने खड़ी थी। चूंकि उसे उसके लिए भावनाएं थीं, तो उसने निडर होकर अपने मन की बात कहने का इरादा किया। जहां तक उनकी स्थिति और ताकत के बीच की खाई का सवाल था, क्या एक महत्वाकांक्षी और कड़ी मेहनत करने के इच्छुक व्यक्ति को इन दो चीजों की परवाह करनी होगी? उसे कभी नहीं लगा कि वह शैलाधर के योग्य नहीं था। जब उसने उसे सुना और उसकी आंखों में बेहद दृढ़ अभिव्यक्ति को देखा, तो शैलाधर के दिल में एक तरह की अजीब भावना कौंधी। उसने उस भावना को दबा दिया। बहुत देर बाद वह मुड़ी और कहा, मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह दरवाजे की ओर चली गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची, तो वह एक बार फिर रुक गई और कहा, अफवाह के अनुसार आदित्य विद्यालय में अभिनव नाम का एक प्रतिभाशाली है और वह पहले दिव्य स्तर के पहले दर्जे में होते हुए भी राजसिंहासन स्तर के एक विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। इसके अलावा वह आदित्य विद्यालय में बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स में केवल 14वें स्थान पर है। शैलाधर ने अपनी बात खत्म करने के बाद और अधिक समय नहीं लिया और वह दरवाजे के पीछे से गायब हो गई। उसने पहले दिव्य स्तर में एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को मारा। आरव दंग रह गया और फिर वह ठंडे होकर हंसा और कहा, तो क्या? मैं आरव उससे क्यों डरूंगा? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।